चलिए आगे मैं बात करता हूं, बात को बहुत ध्यान से समझिए। अरे वैसे मैं बोल रहा था, ठीक है चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ अशोक की मृत्यु मैंने करा दी, उसके बाद मैंने बता दिया कि किस प्रकार से पुष्यमित्र शुंगा यहाँ पर माहौल को संभालेगा। परंतु अब ना एक टॉपिक निकल के आपके सामने आता है, टॉपिक निकल के आपके सामने आता है, और टॉपिक क्या होता है? मौर्यकालीन संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था। तो हेडिंग आप डाल लीजिए, मौर्य काल के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से कार्यरत थी। मौर्य काल के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से कार्यरत थी, फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए, मौर्य काल में समाज व्यवस्था। मौर्य काल में समाज व्यवस्था, हेडिंग डाल लीजिए। समाज व्यवस्था से सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। आप सभी का प्रणाम स्वीकार किया जाता है तहे दिल से। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए, सहृदय से मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। आज हमें शुंग भी खत्म करने हैं, कन्व भी खत्म करने हैं, और यह सामाजिक व्यवस्था भी खत्म करनी है, तो कृपया ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ये पूछना बंद करिए कि इस पेपर में कितना आएगा, क्यों आएगा। बच्चे ये बहुत बात की बातें हैं, पहले पढ़ने पे ध्यान दो। हमारा पहला जो निर्देश है वो पढ़ना है, ठीक है। फटाफट लिखिए मौर्य साहब। मौर्य साहब, जिस क्लास में आप छात्र बन के आए हैं बाहुबली हैं हम उस क्लास के। ध्यान दीजिए यहां पे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था, मौर्य काल में या मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में। बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश करिए कि मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था को हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए, जो सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ मौर्यन टेन्योर, मौर्यंस, सोसाइटी ऑफ मौर्यंस, सोसाइटी ऑफ मौर्यंस, मौर्यंस। कि मौर्यंस की सोसाइटी किस प्रकार से कार्य करती है, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मौर्यंस की सोसाइटी कैसी है, क्यों है, कब है, किस प्रकार से चलती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप यहां समझना कि भाई अगर हम मौर्यंस की सोसाइटी के बारे में बात करें तो यह पितृसत्तात्मक था। समाज जो था, यह सोसाइटी थी, वो पितृसत्तात्मक थी। समाज पितृसत्तात्मक था। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था, सत्तात्मक था। समाज क्या था? पैट्रियार्कल था, पितृसत्तात्मक था। पैट्रियार्कल आपको देखने को मिल जाएगा, पैट्रियार्कल था, पैट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक था। पापा की ज्यादा चलती थी, जो सोसाइटी थी वो पितृसत्तात्मक थी। संस्कृत, प्राकृत एंड पाली, ये भाषा थी। संस्कृत, प्राकृत एंड पाली, लैंग्वेज, भाषा। भाषा कौन सी है आपको मैं पढ़ा चुका हूं पहले ही, फटाफट बताइए लैंग्वेज कौन सी है बच्चे। लैंग्वेज कौन सी है सर, आप बताएंगे। लैंग्वेज है संस्कृत, प्राकृत और पाली। संस्कृत है, प्राकृत है, संस्कृत, प्राकृत और पाली आपको देखने को मिलती है। संस्कृत, प्राकृत और पाली। तो बाबू ये संस्कृत आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्राकृत, और यहां हो जाएगी बाबू पाली। संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा देखने को मिल जाएगी। प्लस ये तो चलो भाषा होगी, यहां पर जो मुद्राएं चला करती थी उनको पण कहा जाता था, करेंसी को पण कहा जाता था। कई सारे लोग कर्षपण भी बोलते हैं, ठीक है। करेंसी या मुद्रा जो यहां चला करती थी, मुद्रा, मुद्रा को कहा जाता था पण, पण कहा जाता था, पण कहा जाता है मुद्रा को, राइट, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारी बातों को समझना होगा, ठीक है। बहुत सारी बातों को समझना होगा कि यहां पर अर्थशास्त्र वगैरह है या कोई भी चीज है, इसमें समझिएगा कि यहां एक गुप्तचर विभाग होता था जिसको महामात्य, महामात्य सरपश कहा जाता था। गुप्तचर विभाग जो था यहाँ का, गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग जो था बाबू, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, गुप्तचर विभाग के बारे में, इसको क्या कहा जाता था? महामात्य, महामात्य। महामात्य एक सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर भी महामात्य टर्म का यूज हुआ करता था। महामात्य पसरपस, ठीक है, महामात्य पसरपस कहा जाता था, पसर्प कहा जाएगा। इसको इंग्लिश में भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दैट इज बेसिकली महामात्य, महामात्य सर्प, सर्प, महामात्य सर्प। बाबू एक एक्स्ट्रा लग गया है पी एक एक्स्ट्रा पी लगा दिया। महामात्य सर्प इसको कहा जाएगा, महामात्य सर्प, महामात्य सर्प,
महामात्य सर्प इसको कहा जाएगा, गुप्तचर विभाग को। तो जो यहाँ का आपका स्पाई डिपार्टमेंट था उसको क्या बोलते हैं, महामात्य सर्प। स्पाई डिपार्टमेंट जो था यहाँ का, स्पाई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को क्या कहा जाएगा, महामात्य सर्प। महामात्य सर्प कहा जाएगा, महामात्य सर्प कहा जाएगा, महामात्य सर्प कहा जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ वी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज महामात्य सर्प। महामात्य सर्प के बारे में आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, ठीक है, अब अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसके दो हिस्से होंगे। एक होगा गुड़ पुरुष, एक होगा गुड़ पुरुष, और एक होगा सर्प महामात्य। एक होगा बाबू क्या, गुड़ पुरुष। इसके अंदर एक आपको देखने को मिल जाएगा गुड़ पुरुष, गुड़ पुरुष, गुड़ पुरुष होगा, और एक होगा सर्प महामात्य। एक होगा सर्प महामात्य, महामात्य, सर्प महामात्य। एक होगा गुड़ पुरुष और एक होगा सर्प महामात्य। ठीक है, ये विभाग है, ये इसका प्रमुख अधिकारी है सर्प महामात्य, महामात्य। ये हेड होगा, ये इसमें हेड कहलाएगा। और गुड़ पुरुष, गुड़ पुरुष, गुड़ पुरुष, ये इसके अंदर सिर्फ एक कर्मचारी होगा, या सिर्फ इसमें एक कर्मचारी होगा, कर्मचारी, या सिर्फ एक कर्मचारी की भांति कार्य करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये कैसे काम करेगा, सिर्फ कर्मचारी की भांति कार्य करेगा। नोट करिए फटाफट से। बात आई समझ में बाबू? अब बात को समझना। गुप्तचरों के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बार पूछा जाता था, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता था। पण जो बनी होती थी अधिकांशतः पण सिल्वर की बनी है, मेजरली पण सिल्वर या ब्रॉन्ज की बनी है। अधिकांशतः सिल्वर, अधिकांशतः किसकी बनी हुई है, सिल्वर और ब्रॉन्ज की, सिल्वर या ब्रॉन्ज की बनी हुई है। चांदी या कांस्य की बनी है, चांदी या कांस्य की बनी है, या कांसा, कांस्य की बनी है, कांसा या चांदी की बनी है। अब मैंने आपको बताया जो गुप्तचर यहां पर होते थे वो दो प्रकार से कार्य करते थे। जो गुप्तचर यहां पर होते थे वो दो प्रकार के तरह से कार्य करते थे। एक तो होते थे जो एक ही स्थान पर बैठ के कार्य करेंगे, ठीक है, एक डिपार्टमेंट की भांति कार्य करेंगे, संस्था और संचरा। अर्थशास्त्र के अनुसार इसकी परिभाषा, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार इसके अंदर कई सारी बातें बताई गई हैं। अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र, अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र, अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र बुक, अकॉर्डिंग दिस बुक, यहां बताया गया है बाबू क्या, एक तो संस्था होगा, एक संचरा होगा। एक तो होगा संस्था और एक होगा संचरा। ये गुप्तचर हैं, संस्था होगा और एक संचरा होगा। गुप्तचर हैं, गुप्तचर। ये क्या है बाबू, ये स्पाई हैं। ये दो प्रकार के स्पाई आपको देखने को मिलता है, स्पाई। ये दो प्रकार के गुप्तचर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हैं बच्चे दो प्रकार के आपके गुप्तचर। गुप्तचर संस्था वाले जो होते हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, वर्क इन ग्रुप। जो संस्था वाले हैं दैट वर्क इन ग्रुप, वर्क इन ग्रुप, वर्क इन ग्रुप, समूह में कार्य करते हैं, समूह में कार्य करते हैं। ये घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं, घुमक्कड़ जीवन बताते हैं, घुमक्कड़, ठीक है, नोमैडिक लाइफ जीते हैं, नोमैडिक, घूम घूम के सबकी खबर लेके आते हैं और वापस लाके उसको बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से पूरा डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। जो समाज है वो 7 हिस्सों में बटा हुआ है। समाज जो है बच्चे वो 7 हिस्सों में बटा हुआ है, ऐसा मैगस्थनीज का कहना है। मैगस्थनीज का कहना है कि यह समाज 7 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। मैगस्थनीज की जानकारी के अनुसार समाज के 7 हिस्से हैं, मैं उनके बारे में बात करते हैं। न्यायाधीश को राजयुग कहते हैं। आगे शब्दों को मैं लिखवाऊंगा किसको क्या कहते हैं, पहले आप समझ लो। मैगस्थनीज समाज को 7 हिस्सों में बटा हुआ बताता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़िए। मैंने बताया बाबू कि मौर्य काल के अंदर समाज को 7 हिस्सों में तोड़ा गया है। मैगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में, मैगस्थनीज
मैगस्नीज की इंडिका पुस्तक में, इंडिका बुक में, इंडिका पुस्तक में समाज के 7 हिस्से बताए गए हैं। क्या बताए गए बाबू? समाज के 7 हिस्से बताए गए हैं। समाज के 7 हिस्से बताए गए हैं। 7 हिस्से हैं, ठीक है। देर आर 7 पार्ट्स बताए गए, 7 पार्ट्स। किसके अकॉर्डिंग है बाबू ये 7 पार्ट्स? 7 पार्ट्स है सर जी, मैगस्थनीज की बुक है, मैगा एस्थनीज, एस्थनीज की बुक है, और बुक का नाम क्या है? इंडिका। अब ये 7 हिस्से कौन कौन से हैं समझिए। सबसे पहले नंबर पे आप इसमें लिखेंगे, सबसे पहले नंबर पे आप इसमें लिखेंगे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर। दार्शनिक, किसान, दार्शनिक, किसान, अहीर, अहीर, कारीगर, कारीगर। तो ये बेसिकली वो हैं जो वर्किंग में हैं। कारीगर लिखिए, शिल्पी सैनिक, निरक्षक, शिल्पी सैनिक, निरक्षक, शिल्पी सैनिक, शिल्पी सैनिक, निरक्षक, निरक्षक, निरीक्षक, निरक्षक, निरीक्षक, निरीक्षक बोला जाएगा, और सभासद बोले जाएंगे, सभासद। यह है बाबू समाज का 7 हिस्सा। वैसे हमारे समाज में 4 वर्ण हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, लेकिन यहां पर अलग अलग प्रकार से हैं। कैसे हैं अब ये? फिलोसफर, फार्मर, अहीर, एरिस्टियन, एरिस्टियन बोलते हैं इसको, एरिस्टियन सबसे अलग यही होता है। ये दार्शनिक, फिलोसफर, फिलोसफर आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज फार्मर, फार्मर आपको देखने को मिल जाएगा। दैट इज अहीर, अहीर बेसिकली होते पशुपालन करने वाले, पशुपालन करने वाले, जो पशुपालन करते हैं वो, ठीक है। आज की डेट में जो यादव टर्म है वो अहीर लगाते हैं, जो ये, हाँ, यादव वाला अहीर है ये, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा क्राफ्ट्समैन, नहीं, आरिस्टियन तो कारीगर होते हैं, आरिस्टियन तो कारीगर होता है, आरिस्टियन, ठीक है। ये होते हैं जितने भी एम्ब्रॉयडर्स वर्किंग होते हैं, एम्ब्रॉयडर्स वर्किंग होती है, क्राफ्टमैनशिप होती है, वो आपको क्राफ्टमैनशिप आपको यहां देखने को मिल जाएगी, क्राफ्टमैनशिप। तो क्राफ्टमैन सोल्जर, क्राफ्टमैन सोल्जर हैं, क्राफ्टमैन सोल्जर हैं। और निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये काउंसिलर, काउंसलर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये समाज के वो 7 हिस्से हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर यहां किसानों का था, किसान सर्वाधिक है यहां पर, किसानों की संख्या सर्वाधिक है। किसान कितने हैं? सर्वाधिक आपको देखने को मिल जाएंगे, सर्वाधिक आपको देखने को मिल जाएंगे, सर्वाधिक आपको देखने को मिल जाएंगे, मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएंगे, मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएंगे किसान, मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएंगे किसान, ठीक है। मैक्सिमम कौन देखने को मिल जाएंगे बाबू? किसान आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सर्वाधिक संख्या किसानों की थी, ये थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो, अब एक बहुत बड़ी बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल सी बात कही जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल सी बात कही जाती है। सभासद होते हैं जो सभा में बैठते हैं। मैगस्नीज कहता है कि समाज में दास नहीं है, जबकि अर्थशास्त्र कहती है कि हमारे यहां 9 प्रकार के दास हैं। यहां पे एक बात समझना कि मैगस्नीज कहता है, मैगस्नीज ने कहा हमारे यहां दास नहीं है। मैगस्थनीज ने कहा, मैगस्थनीज सेड, मैगस्थनीज ने कहा था कि हमारे यहां भारत में दास नहीं है, भारत में दास नहीं है, स्लेव्स नहीं है, दास नहीं है। जबकि अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है, जबकि अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मैंने क्या बताया? लेकिन जबकि अर्थशास्त्र पुस्तक में, जो अर्थशास्त्र पुस्तक आपको देखने को मिलती है, उसमें 9 प्रकार के दास बताए गए हैं। पुस्तक में क्या बताया गया? 9 टाइप ऑफ स्लेव्स बताई गई है, 9 टाइप ऑफ स्लेव्स बताए गए, 9 टाइप ऑफ स्लेव्स बताए गए, ठीक है, याद रखना। जी हाँ, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर स्त्रियों की दिशा कैसी थी वो समझिए। ये तो चलो यहां हो गया, अगला पॉइंट देखें, स्त्रियों की दशा। स्त्रियां कैसी रहा करती थी? बढ़िया थी जी, स्त्रियों की दशा बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी, स्त्रियों को खुल के खेल नहीं थी स्त्रियां। स्त्रियां, वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी? स्त्रियों की दशा बेहतर थी। स्त्रियों की दशा कैसी थी? स्त्रियों की दशा, की दशा, कंडीशन ऑफ वुमेन कैसी थी बाबू? कंडीशन ऑफ वुमेन कैसी थी? दैट वाज गुड।
कंडीशन ऑफ वुमेन कैसी थी? समाज में अच्छी स्थिति थी। समाज में कैसी स्थिति थी? महिलाओं की अच्छी स्थिति महिलाओं की आपको देखने को मिल जाएगी। पुनर्विवाह, नियोग सब कुछ चलता था, ठीक है। प्रशासन में भी शामिल होती थी, तो अच्छी स्थिति थी। बेहतर प्रशासन में स्थान मिलता था, बेहतर स्थिति थी, ठीक है। पुनर्विवाह की अनुमति थी, पुनर्विवाह चलता था, रीमैरिज चलती थी। पुनर्विवाह यानी रीमैरिज चलती थी, हाँ सर। नियोग चलता था, नियोग भी चलता था, नियोग भी चलता था, याद रखना, ठीक है। चलो, तो बेहतर स्थिति। प्रशासन में स्थान मिला था, जी हाँ, प्रशासन में स्थान भी था, प्रशासन में स्थान भी था, प्रशासन में स्थान भी था। कृपया करके नोट करिए, प्रशासन में स्थान भी था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो, अब कुछ ऐसी महिलाएं होती थी जो विधवा ही जीवन व्यतीत करती थी, उनको छंदवासिनी कहा जाता था। सती प्रथा नहीं होती थी, सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई सती प्रथा नहीं है, विधवा रहा करती थी। सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं है, सती प्रथा का कोई साक्ष्य यहां नहीं है, सती प्रथा यहां नहीं है। अच्छा, यहां विधवा, विधवा पुनर्विवाह था, पुनर्विवाह था, विधवा पुनर्विवाह था। बट कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो विवाह नहीं करना चाहती, ठीक है। चलो, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो, ठीक है, विधवा के बाद अविवाहित रहेंगी। विधवा, अविवाहित विधवा मतलब विधवा बट नो मैरिज, विधवा बट नो मैरिज, बट नो रीमैरिज। मतलब विधवाएं जो हैं, मतलब एक ऐसी विधवा जो दोबारा शादी नहीं करना चाहती, उनको छंदवासिनी कहते थे। तलाक के बाद दोबारा, अब तलाक नहीं होते थे तब, ठीक है, तलाकों का कोई उल्लेख नहीं है तब। अगर कोई विधवा है लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती, तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्या कहा जाएगा? छंदवासिनी, छंदवासिनी कहा जाएगा, छंदवासिनी कहा जाएगा। लिख लीजिए, छंदवासिनी कहा जाएगा, छंदवासिनी कहा जाएगा, छंदवासिनी। क्या बोलेंगे बच्चे उसको? छंदवासिनी कहेंगे। मैगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। अब यहां समझना, कुछ ऐसी महिलाएं होती थी जो क्या किया करती थी? क्या बोलते हैं उसको? प्रोस्टिट्यूशन, समझते हैं, वैश्यवृत्ति। कुछ महिलाएं वैश्यवृत्ति भी किया करती थी, उनको रूपा जीवा कहा जाता था, रूपा जीवा। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्यन काल में रूपा जीवा कौन होती थी, रूपा जीवा, तो वो होती थी जो वैश्यवृत्ति करती थी। कुछ महिलाएं यहां पर वैश्यवृत्ति करती थी। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब आपको ठीक से बताना पड़ेगा, आप समझदार हैं, 18 वर्ष से अधिक के वयस्क हैं आप। यहां पर महिलाएं वैश्यवृत्ति करती थी, मतलब वैश्यवृत्ति की अनुमति थी, वैश्यवृत्ति की अनुमति थी, प्रोस्टिट्यूशन की अनुमति थी, प्रोस्टिट्यूशन चलता था, अनुमति थी। तो जो महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन में संलग्न होती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था, रूपा जीवा उनको कहा जाता था, रूपा जीवा, रूपा जीवा उनको कहा जाता था, रूपा जीवा। क्या कहा जाता था बाबू? रूपा जीवा उनको कहा जाता था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। फटाफट बताइए, बात यदि समझ में आई है तो फटाफट बताइए। क्या आप समझ पाए? जी हाँ, हाँ सर समझ गए, हाँ सर, मेरा एक मित्र है, अच्छा, वो 12th किए हैं, अच्छा, प्रथम करके कोई बैच लिए हैं, अच्छा। तो थोड़ा भैया देखो, दीशु, मेरे लल्ला, अगर मैं किसी बैच में आपका पढ़ा रहा हूं तो उस बैच के बारे में आप मुझसे बता सकते हैं, मैं जरूर उसके बारे में बता पाऊंगा आपको, है जी, हाँ। ठीक है, योगिंदर मान जा, ना माने हैं, ये नहीं मानेगा, ठीक है, चलिए बताएंगे, दुष्यंत बताएंगे बाबू, वो भी बताएंगे। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया, महिलाओं की स्थिति का विवरण हमने कर दिया, ठीक है, इतना आपके लिए बहुत होगा महिलाओं की स्थितियों के बारे में जानना। अब हम बात करते हैं कि इनके प्रशासन के दौरान कुछ शब्द प्रचलित थे, ठीक है, कुछ अधिकारियों का वर्णन मिलता है या कुछ प्रमुख शब्दावली देखने को मिलती है। मौर्य वंश की प्रमुख शब्दावली, कुछ प्रमुख शब्दावली देखने को मिलती है। प्रमुख शब्दावली की बात करते हैं, शब्दावली की बात करते हैं, प्रमुख शब्दावली की बात करते हैं, प्रमुख शब्दावली की, उसकी हम थोड़ी सी देखते हैं। इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलती है कि कुछ प्रमुख शब्दावली है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए, ठीक है। चलो,
ध्यानपूर्वक इसमें समझना, सबसे पहले आपको कृषि देखने को मिलती है तीन प्रकार की, कृष्ट, आकृष्ट और स्थल। कृष्ट, आकृष्ट और स्थल। सबसे पहले जो यहां कृषि हुआ करती थी, कृषि या भूमि हुआ करती थी, ठीक है, सबसे पहले जो टर्म आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर मैं बात करूं कृषि कितने प्रकार की होती थी, तो अर्थशास्त्र जो किताब है आपकी, उसके अंदर हम बात करते हैं, उसके अंदर भूमि तीन प्रकार की है। ठीक है, भूमि 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 इसके तीन प्रकार हैं। जो लैंड है बाबू, लैंड के तीन प्रकार हैं, थ्री टाइप्स की लैंड है, तीन प्रकार की भूमि है, तीन प्रकार की भूमि है, थ्री टाइप्स की लैंड है, कृष्ट, आकृष्ट और स्थल। पहली भूमि है कृष्ट, कृष्ट, आकृष्ट, आकृष्ट। तो कृष्ट भूमि आपको देखने को मिल जाएगी, कृष्ट भूमि, आकृष्ट भूमि देखने को मिल जाएगी, और स्थल भूमि देखने को मिल जाएगी, स्थल भूमि देखने को मिल जाएगी, स्थल, स्थल भूमि देखने को मिल जाएगी, स्थल। अब तीनों में फर्क क्या है बाबू, कृष्ट, आकृष्ट और स्थल। कृष्ट का मतलब होता है खेती योग्य, यहां पर खेती हो सकती है, खेती योग्य भूमि है। और दरअसल कुछ किताबों में इसको सीता भी कहा गया है, इस कुछ किताबों में इसको सीता भी कहा गया है, सीता। सीता भी इसी प्रकार की भूमि को कहते हैं। सीता भी कौन सी भूमि होती है बाबू, जो कृषि योग्य भूमि होती है। आकृष्ट जो जुती हुई ना हो, ठीक है, जो गैर खेती के लिए हो, गैर खेती, इस पर खेती नहीं होते, गैर खेती योग्य है, गैर खेती योग्य है ये, इस पर कोई खेती नहीं हो सकती। स्थल होती थी ऊंची भूमि, ठीक है, ऊंची भूमि, हाईलैंड, हाईलैंड होती थी। इसी से एक शब्द निकल कर आता है, इसी से सब एक शब्द निकल के आता है, ठीक है। चलिए फटाफट से समझना, फटाफट से समझना, इससे एक शब्द निकल के आता है, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, ठीक है। चलिए, सीता अध्यक्ष, एक शब्द निकल के आता है, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कौन होगा, आपसे पूछा जाएगा सीता अध्यक्ष कौन होगा। सीता अध्यक्ष कौन होगा, तो भैया जो राजकीय भूमि से, राजकीय भूमि से प्राप्त जितना भी धन होगा उसको संकलित करने के लिए जो व्यक्ति होता था, वो होता था सीता अध्यक्ष। राजकीय भूमि से प्राप्त धन का संग्रह करता, राजकीय भूमि, राजकीय भूमि यानी राज्य के जो अधीन भूमि है, जिसको सीता बोला जाएगा, सीता, जो राजकीय भूमि है जिसको सीता बोला जाएगा, इससे आय प्राप्त करने वाला अधिकारी, इससे आय प्राप्त करने वाला अधिकारी, भूमि से आय प्राप्त करने वाला अधिकारी, से आय प्राप्त करने वाला अधिकारी, वाला अधिकारी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत यहां तक आएगी। ये वाला जो अधिकारी था वो आपको कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलता था। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट आप लिखिए, समाहर्ता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड समाहर्ता कहलाता था, समाहर्ता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेड समाहर्ता, समाहर्ता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेड समाहर्ता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसको बोलते थे राजस्व विभाग अधिकारी, राजस्व विभाग अधिकारी, राजस्व विभाग अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेड, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेड, तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेड था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंट हेड बाबू, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेड आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज समाहर्ता। समाहर्ता को ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेड के तौर पर जाना जाता था, याद रखना, ठीक है। इसके बारे में भूल मत जाना, इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है, फटाफट से नोट करिए, ठीक है। चलो ठीक, क्या आप समझ पाए। इसके बाद हम बात करते हैं सन्निघाता कोषाध्यक्ष को कहते हैं, सन्निघाता, सन्निधाता जो बच्चा पूछ रहा है ना, सनोज, हाँ बाबू, जो आप कह रहे हो सनोज यही हूं मैं, ठीक है। अब यहां देखिए, अब हम बात करते हैं सन्निघता के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, सन्निधता के बारे में बात करते हैं, सन्निधता के बारे में बात करते हैं, सन्निधाता के बारे में बात करते हैं, सन्निधता के बारे में बात करते हैं। ये ट्रेजर होता था, ट्रेजर होता था, राजकोषीय अधिकारी, राजकोषीय अधिकारी की बात कर रहे हैं, अधिकारी, खजांची एक तरीके से बोलते हैं,
खजांची एक तरीके से आप बोल सकते हैं, ट्रेजर, ट्रेजर हेड होता था, ट्रेजरर, ट्रेजरर, ट्रेजरर बोलते थे। ट्रेजरर आपको देखने को मिल जाएगा, खजांची यानी ट्रेजरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन, खजांची यानी ट्रेजरर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़िए। प्रदाज, ये शब्द देखने को मिलता है, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा ये फौजदारी अधिकारी होता था, प्रदेष्टा, 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 प्रदेष्टा आपको देखने को मिल जाएगा, प्रदेष्टा। एक मैंने डबल शाह लगा दिया है, डबल शाह की जरूरत यहां नहीं है, प्रदेष्टा सीधा हो जाएगा, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा का मतलब क्या होता है? प्रदेष्टा का मतलब समझिए, ये फौजदारी विभाग है, फौजदारी विभाग, फौजदारी विभाग प्रदेष्टा है, फौजदारी विभाग प्रदेष्टा है। प्रदेष्टा आपको देखने को मिलता है, प्रदेष्टा आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़िए, ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो आपका पणयाध्यक्ष आपको देखने को मिलता है, वाणिज्य विभाग का पणयाध्यक्ष देखने को मिलता है, पणयाध्यक्ष, पणयाध्यक्ष आपको देखने को मिलता है, वाणिज्य विभाग का हेड है, कमर्शियल हेड है, वाणिज्य विभाग का प्रमुख है, वाणिज्य विभाग का प्रमुख है। ये क्रिमिनल डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है। और वाणिज्य ये कमर्शियल डिपार्टमेंट है, वाणिज्य विभाग यानी बाबू ये कमर्शियल डिपार्टमेंट है, कमर्शियल, ये कमर्शियल है, कमर्शियल। ठीक है, नोट हो गया बाबू, फटाफट से। विभाग कब से थे? विभाग बहुत लंबे समय से हैं। विभाग हर एक राजा के आने से ही विभाग आ जाते हैं, राजा के आने से ही विभागों का आ जाना देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आकरा अध्यक्ष देखने को मिलता, आकरा अध्यक्ष खान विभाग है, आकरा अध्यक्ष, आकरा अध्यक्ष आपको देखने को मिलता, आकरा अध्यक्ष, आकरा अध्यक्ष, आकरा अध्यक्ष, आकरा अध्यक्ष, आकरा अध्यक्ष बाबू ये आपका खान प्रमुख है, खान प्रमुख, खान प्रमुख आपको देखने को मिल जाएगा। वो खान कौन सी वाली? खान, खान। अब खान कौन सी वाली बाबू? सर जो खुदाई होती है, जो खुदाई होती है, खुदाई वाली खान। माइन, माइन डिपार्टमेंट हेड है ये, माइन डिपार्टमेंट, माइन डिपार्टमेंट। अब एक शब्द देखने को मिलता, राजुक। राजुक जो होते थे वो कौन होते थे? पटवारी, भूमि, भूमि को रखने वाले या भूमि का लेखा जोखा रखने वाले, भूमि का रेखा जोखा रखने वाले राजुक कहलाते हैं, राजुक। नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा बाबू, राजुक लिख लो यार, चलो यहां जगह भी है ना, राजुक। राजुक का मतलब है भूमि पटवारी, एक तरीके से कहा जाए इनको भूमि पटवारी कहा जाएगा, भूमि का लेखा जोखा रखने वाले पटवारी, वो राजुक कहलाएंगे, राजुक। ठीक है, लैंड पटवारी, लैंड पटवारी कहलाएंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बाकी तो इसमें ज्यादा है नहीं। लक्षणाध्यक्ष है, लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष आपका कौन सा? टकसाल जो देखता था, लक्षणा अध्यक्ष। इसको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा यार, जगह नहीं है ना बाबू यहाँ, फिर वही बात आएगी। बहुत बढ़िया राहुल, वत्स कैसे हैं आप? थैंक यू बाबू। इसमें कुछ समझना नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं सर समझ में नहीं आया, कोई जरूरत नहीं है बाबू समझने की। रीजन क्या है? इसमें समझने जैसी कोई चीज ही नहीं है। सवाल पूछा जाएगा, सीता अध्यक्ष क्या करता था? राज की भूमि देखता था, बात खत्म हुई। समाहर्ता क्या करता था? राजस्व विभाग देखता था, बस इतना ही आपको देखना है बाबू। इसमें बड़ी प्यारे से इसमें नाम है। ठीक है, चलो फटाफट इसको देखिए, आगे बढ़ते हैं। देन हम एक शब्द आपको देखने को मिलता है, ये शब्द थोड़ा बताना जरूरी बन जाएगा क्योंकि बहुत सारे छात्रों को इसमें दिक्कत होगी, बहुत सारे छात्रों को इसके अंतर्गत दिक्कत होगी, तो समझना। इसके अंदर नवाध्यक्ष, इसमें लिखना नवाध्यक्ष, जो जहाज रानी मंत्रालय देखता था, नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष होता था, नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष क्या करता था बाबू? जहाज रानी मंत्रालय देखता था, जहाज रानी मंत्रालय देखता था, जहाज रानी मंत्रालय देखता था। ठीक है, जितने भी वाटरवेज हैं वो ये यहां पर देखेगा, वाटरवेज ये यहां पर देखेगा।
ठीक है, क्या वाटरवेज वो यहां पर आपका देखेगा, याद रखना, शिपिंग वगैरह देखेगा, शिपिंग वगैरह यहां पर देखेगा, शिपिंग वगैरह बाबू वो यहां पर देखेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ठीक है, लक्षणाध्यक्ष, टकसाल अध्यक्ष होता है, लक्षणाध्यक्ष, 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 अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष। तो लक्षणा अध्यक्ष के बारे में अगर मैं बात करूं, लक्षणा अध्यक्ष के बारे में, ये कौन होता है बाबू, लक्षणा अध्यक्ष। सर जी लक्षणा अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करेंगे, लक्षणा अध्यक्ष के बारे में, तो ये टकसाल प्रमुख होता था, टकसाल प्रमुख, टकसाल प्रमुख हुआ करता था, टकसाल प्रमुख। टकसाल यानी मिंट हेड होता था, ये मिंट हेड, जहां रुपए ढलते हैं, जहां रुपए बनते हैं वो टकसाल कहलाती है, जहां सिक्के बनते हैं वो टकसाल कहलाती है, जहां सिक्के बनते हैं। पता कितने प्रकार के सिक्के बनते हैं जहां सिक्के बनते थे ये। अच्छा सिक्के मैंने आपको पढ़ तो बता दिया, पढ़ तो मैंने आपको बताया, लेकिन अन्य प्रकार के सिक्के और चलते थे, चांदी के, सोने के, तांबे के, 3 प्रकार के सिक्के बनते थे, ठीक है, जैसे कर्षण, कर्षपण, पण और धारण, 3 प्रकार के सिक्के बनते थे, 3 टाइप ऑफ कॉइन्स चलते थे, 3 टाइप ऑफ कॉइन्स। मेनली पण ही चलता था। चलो बात करते हैं चांदी, चांदी के चलते थे कर्षपण, पण, सबसे ज्यादा पण फेमस है, कर्षपण, पण और धारण, और धारण, धारण सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है बाबू, पण सबसे ज्यादा फेमस है। सोने के, सोने, स्वर्ण भी चलते थे, स्वर्ण भी चलते थे, और लेकिन जो स्वर्ण चला करते थे वो इतने ज्यादा नहीं थे, स्वर्ण या निष्क कहलाते थे, सुवर्ण या निष्क कहलाते थे, सुवर्ण या निष्क कहलाते, सुवर्ण या निष्क कहलाते हैं, निष्क कहलाते हैं, या तो सुवर्ण कहलाएंगे या निष्क कहलाएंगे, या तो सुवर्ण कहलाएंगे या निष्क कहलाएंगे। माशक या काकड़ी भी होते हैं, माशक या काकड़ी तांबे के हैं, माशक या काकड़ी तांबे के कौन से हैं, तांबे के कौन से, माशक या काकड़ी, माशक या काकड़ी, या काकड़ी, काकड़ी, माशक या काकड़ी, ये दरअसल यहां पर बनने वाले कॉइन्स थे, ठीक है, याद रखिए। अगर आप समझ गए 3 टाइप ऑफ कॉइन्स तो आप काफी कुछ यहां पर समझ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई समस्या यहां पर आएगी, ठीक है। अगर आप समझ गए फटाफट से बताइए। धर्मस्य प्रदेष्टा के बारे में एक बच्चा पूछ रहा है, सर धर्मस्य और प्रदेष्टा के बारे में बताइए। बाबू धर्मस्य और प्रदेष्टा क्या है समझो, धर्मस्य और प्रदेष्टा ये 2 प्रकार के कोर्ट है, प्रदेष्टा ये 2 प्रकार के कोर्ट हैं, धर्मस्य, धर्मस्य, धर्म MASHY धर्मस्य, एंड प्रादेष्टा PRADESH देष्टा, देष्टा, प्रदेष्टा। बाबू ये 2 प्रकार के आपके कोर्ट हैं, धर्मस्य और प्रदेष्टा, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा, एक है दीवानी मामले, एक है दीवानी मामले और एक है फौजदारी मामले। प्रतिष्ठा मैं बता चुका हूं बाबू, ये 2 टाइप ऑफ कोर्ट है, दीज आर 2 टाइप ऑफ कोर्ट्स, यही हैं 2 प्रकार के न्यायालय, यही हैं 2 प्रकार के न्यायालय, 2 प्रकार के न्यायालय यही हैं, 2 प्रकार के न्यायालय यही हैं। ये लास्ट स्लाइड है, यहीं पर काम खत्म हो गया है। 2 प्रकार के न्यायालय, 2 टाइप ऑफ कोर्ट्स, 2 टाइप ऑफ कोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, 2 टाइप ऑफ कोर्ट्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। धर्मस्य मैटर जो देखता था वो कौन से देखता था, धर्मस्य सर ये दीवानी मामले देखता था, रेवेन्यू वाले, दीवानी पैसे से संबंधित रेवेन्यू वाले देखता था, रेवेन्यू। और जो बच्चे प्रदेष्टा है, प्रदेष्टा देखता था जितने भी फौजदारी है, क्रिमिनल केसेस है, फौजदारी क्रिमिनल केसेस ये देखता था, क्रिमिनल केसेस है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलते हैं धर्मस्य। और अब कंटक शोधना, बहुत बेहतरीन, जो अब यहां प्रतिष्ठा आपको देखने को मिलते हैं। धर्मस्य के साथ साथ यहां आपको जो कंटक शोधना बोल रहा है बच्चा, कंटक शोध, जो कंटक शोध होते हैं वो प्रतिष्ठा को ही कहा जाता था। प्रतिष्ठा वास्तविकता में एक प्रकार से न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश,
क्योंकि यह किस कोर्ट में बैठता था? जो कोर्ट होता था, जो न्यायालय होता था, यहाँ फौजदारी न्यायालय को क्या बोलते थे? फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधक बोलते थे। उसको क्या बोला जाता था बाबू? कंटक शोधक बोलते थे। कंटक शोधक, कंटक शोधक, कंटक शोधक बोलते थे। कंटक शोधक बोलते थे। कंटक शोधक, कंटक शोधक बोलते थे। और बाबू ये धर्मस्य जो होता था, इसको हम धर्मस्य ही बोलते थे। यहां जज भी यही है, जज का नाम भी धर्मस्य ही हो रहा है। जज का नाम, न्यायाधीश भी यही है, न्यायाधीश, न्यायाधीश भी आपको यही देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें जो यहां पर मैटर संभालता था, उसको धर्मष्ठ्यास बोलते थे। धर्मष्ठ्यास इसको बोलते थे, धर्मष्ठ्यस। यह न्यायालय जो होता था, न्यायालय, धर्मष्ठ्यस इसको बोलते थे। धर्मष्ठ्यस बोलते थे, धर्मष्ठ्यस, धर्मश STHY, धर्मष्ठ्यस इसको बोलते थे, धर्मष्ठ्यस। ये कंटक शोधक है। ठीक है, चलिए। तो ये इस प्रकार से आपको संपूर्ण इसके बारे में जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर समझ में आ गया है तो बताइए। ठीक है, अगर समझ में ये बात यहां तक आ गई है तो फटाफट बताइए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भारत के पहले ब्राह्मण वंश के बारे में, जो शुंग वंश है। शुंगा जो भारत का पहला ब्राह्मण वंश है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या सर राजा उस समय सजा नहीं देते थे? बाबू राजा हर एक को सजा नहीं दे सकते। राजा कितने लोगों को सजा देगा भैया? कोर्ट बनाने पड़ते थे। राजा के पास केवल विशेष मामले आते थे। ठीक है, फटाफट से बताइए। बाबू जो व्यासविहारिक बता रहा है ना, वो व्यवहारिक होता है, वो व्यवहारिक होता है। धर्मस्य प्रकार के जो न्यायाधीश हैं, इनको व्यवहारिक भी बोलते हैं, व्यवहारिक भी बोलते हैं, व्यवहारिक। वो जो टर्म है ना जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो व्यवहारिक है। ठीक है, व्यवहारिक है। ठीक है बाबू हंसराज, ओके आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक है वो टर्म, व्यवहारिक। जो धर्मस्य जज होते हैं, धर्मस्थ्यास जज होते हैं, उनको व्यवहारिक भी बोलते हैं। आप लिख गलत रहे हैं। एक बच्चा तुषार लिख रहा है, वो आपने गलती से गलत शब्द लिख दिया है। तो यहां आके इसके सांस्कृतिक वगैरह के बारे में चर्चा करने के बाद ये होता है कंप्लीट। ठीक है, बृहद्रथ कहां गया? बृहद्रथ की हत्या हो गई। अब मैं बताता हूं नेक्स्ट पेज से, अगले पेज से मैं बताता हूं, अगले पेज से मैं बताता हूं। योगिंदर चलो बाबू, अब मैं यहां से बताना शुरू कर रहा हूं। मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के गवर्नर के द्वारा की जाती है। शासक बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है। तो मैंने क्या बताया? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की जो हत्या कर दी जाती है बच्चे, किसके द्वारा कर दी जाती है? बाई हिज मिनिस्टर, बाई हिज मिनिस्टर, उसी के मंत्री पुष्यमित्र सुंग के द्वारा, उसी के मंत्री पुष्यमित्र सुंग के द्वारा, पुष्यमित्र सुंग द्वारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा, उसी के मंत्री पुष्यमित्र सुंग द्वारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ठीक है, याद रखना। तो अब यहां पे समझना है आपको ये मैटर कि बृहद्रथ की जो हत्या हुई है, बृहद्रथ इसी वजह से लास्ट मौर्यन रूलर हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? लास्ट मौर्यन रूलर, लास्ट मौर्यन रूलर आपका हो जाएगा, अंतिम मौर्य शासक हो जाएगा, अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक ये हो जाएगा, अंतिम मौर्य शासक आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास भी करना कि जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करता है, तो इसी के बाद यहीं से स्टार्ट होता है बाबू
लेटर मुगल एरा, लेटर मौर्यन एरा, यहीं से शुरुआत होती है। लेटर इनको कहा जाता है उत्तर मौर्यन काल, यहीं से स्टार्ट होता है बाबू, लेटर मौर्यन एरा। इसको कहा जाता है हिंदी में उत्तर मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल इसी समय को कहा जाएगा। इसी समय को क्या कहा जाएगा बाबू? उत्तर मौर्य काल कहा जाएगा। तो अब इसमें सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे शुंग वंश। इसमें सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? शुंग वंश हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले शुंग वंश की हेडिंग डाल लेंगे। क्या भर लेंगे बाबू? शुंग वंश की हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग डाल दीजिए शुंग वंश। हमारी हेडिंग है शुंगा वंश, शुंगा डायनेस्टी। शुंग वंश हमारी हेडिंग है, शुंगा डायनेस्टी। शुंगा लीजिए जी, शुंगा डायनेस्टी के बारे में जानना शुरू करते हैं। शुंगा डायनेस्टी का जो टोटल टाइन्योर है वो स्टार्ट कब से होता है? सर 185 बीसी से स्टार्ट होता है। 185 बीसी से स्टार्ट होता है। कब से बाबू? 185 बीसी से स्टार्ट होता है और 73 बीसी तक जाता है। 185 से लेकर 73 बीसी तक जाता है। 185 बीसी से स्टार्ट होता है, 185 बीसी से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 73 बीसीई तक जाता है। बीसीई से स्टार्ट होता है और 73 बीसीई तक जाता है। 185 बीसी से स्टार्ट होता है, 73 बीसीई तक जाता है। ठीक है, ओके। ये समय उल्टा चल रहा है, इसी वजह से समय पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जब तक जीरो तक नहीं आ जाएगा ये। तो शुंगा का जो फाउंडर है वो होगा पुष्यमित्र शुंगा। क्या होगा बाबू? पहला पुष्यमित्र शुंग होगा जो हत्या करेगा। तो पहला रूलर कौन देखने को मिलता है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग आपको देखने को मिल जाएगा। प्रथम ब्राह्मण वंश भी इन्हीं को माना जाएगा। प्रथम ब्राह्मण वंश यही होगा, ये शुंग वंश ही होगा। प्रथम ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण वंश। बहुत ज्यादा कट्टर इनको माना जाता है, बहुत ज्यादा कट्टर इनको माना जाता है। ठीक है, याद रखना। क्या माना जाता है? बहुत ज्यादा कट्टर इनको माना जाता है, बहुत ज्यादा कट्टर इनको माना जाता है। ठीक है, याद रखना, इनको बहुत अधिक कट्टर माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग को पुष्यमित्र मित्र शुंग, ठीक है, बहुत कट्टर माने जाते हैं। और फटाफट बताइए इनकी कैपिटल कहां पे आपको देखने को मिलती है? कैपिटल इनकी कहां देखने को मिलती है आपको? फटाफट बताएंगे कैपिटल आपको कहां देखने को मिलती है? शुरुआत में इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र रही है, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को विदिशा भी किया था। प्रारंभिक कैपिटल इनकी क्या है पुष्यमित्र शुंग की? प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र ही रखी है, बाद में चेंज करके विदिशा की थी। पाटलिपुत्र ही रखी है, पुत्र ही रखी है। बाद में ये राजधानी इन्होंने बदली थी, बाद में लेटर इन्होंने कैपिटल चेंज की है, लेटर। और लेटर कैपिटल को चेंज करके विदिशा मध्य प्रदेश कर दिया था, विदिशा कर दिया था, विदिशा, विदिशा मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश कर दिया था। इनके बारे में जो जानकारी है वो अयोध्या अभिलेख में देखने को मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी अयोध्या अभिलेख में देखने को मिलती है। जानकारी वैष्णव धर्म से बिलोंग करते हैं। जानकारी कहां है बाबू? अयोध्या अभिलेख में, अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख में देखने को मिलती है। जानकारी कहां देखने को मिलती है? अयोध्या अभिलेख में, अयोध्या इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन में जानकारी मिलती है। वैष्णव है, वैष्णव विष्णु जी की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, धर्म के हिसाब से देखें तो वैष्णव है, और वैष्णव में कृष्ण भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं। भाषा संस्कृत है, भाषा संस्कृत है, संस्कृत, संस्कृत है, संस्कृत, भाषा संस्कृत है। क्योंकि यह
ज्यादातर कार्य बुद्धिज्म के अगेंस्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको डेस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो पुष्यमित्र शुंगा आपको देखने को मिलते हैं, इन्होंने 8400 स्तूपों को खत्म भी कराया था। इन्होंने ही 8400 स्तूपों को खत्म भी कराया था। ठीक है, चलिए याद रखना। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 84 से स्तूपों को खत्म कराया इन्होंने। ठीक है, 8400 स्तूपों को तोड़वाया था, स्तूपों को तोड़वाया तोड़वाया था। परंतु यह जानकारी कितनी सही है वो पता नहीं लगती, अनिश्चित जानकारी है। अनिश्चित जानकारी आपको देखने को मिलती है। क्या अनिश्चित जानकारी आपको देखने को मिलती है? अनिश्चित जानकारी, दिस इज अनिश्चित, अनयूजुअल है, ये अपूर्ण मानी जाती है, अपूर्ण, इनकम्प्लीट जानकारी है, इनकम्प्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट जानकारी। ठीक है, चलिए क्या हुआ भाई तुषार तुम्हें? बात थोड़ा सा और दिमाग लगाओ थोड़ा। यहां देखो पुष्यमित्र शुंगा के बारे में, इनके दरबार में पतंजलि भी रहा करते थे, जिन्होंने महाभाष्य लिखी है। इनके दरबार में कौन रहा करते थे? इनके दरबारी कौन थे? दरबारी, इनके दरबारी पतंजलि रहे हैं, पतंजलि रहे हैं, पतंजलि, पतंजलि इनके दरबारी रहे हैं, पतंजलि, पतंजलि इनके दरबारी रहे हैं, पतंजलि, जिनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। इनकी जो बुक है पतंजलि की, किताब का नाम क्या है? महाभाष्य, महाभाष्य, महाभाष्य। महाभाष्य आपको देखने को मिल जाएगी। इनके कोर्टियन थे, कोर्टियन। स्तूप क्या होते हैं? बुद्धों के प्रसिद्ध स्थान स्तूप कहलाते हैं, बुद्धों के प्रसिद्ध स्थान स्तूप कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना। पूछा जाता है पतंजलि कौन थे? सर पतंजलि एक अच्छे ब्राह्मण भी थे, यज्ञ बहुत अच्छा कराते थे, कर्मकांड में विश्वास रखते थे। इन्होंने 2 अश्वमेघ कराए हैं। पतंजलि ने यहां पर 2 अश्वमेघ भी यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेघ, मेघ, अश्वमेघ, मेघ घ, तो 2 अश्वमेघ यज्ञ भी इनके द्वारा कराए गए, अश्वमेघ यज्ञ। 2 अश्वमेघ यज्ञ भी इन्होंने कराए हैं, यज्ञ। एक राजा अश्वमेघ यज्ञ कराता है अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, अश्वमेघ यज्ञ कराया है, अश्वमेघ यज्ञ, यज्ञ भी कराया है। राजसूय, अश्वमेघ और वाजपेयी, इसने तीनों यज्ञ कराए हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन काल में 3 यज्ञ, तीनों यज्ञ कराए हैं। 3 प्रकार के यज्ञ कराए हैं पुष्यमित्र शुंग ने, 3 प्रकार के यज्ञ कराए हैं बाबू इसने, 3 प्रकार के यज्ञ। कितने प्रकार के यज्ञ इसने कराए? 3 टाइप्स यज्ञ इसने करवाए हैं पुष्यमित्र शुंग ने। राजसूय, राजसूय, वाजपेयी, वाजपेयी, वाजपेयी होगा, पेय नहीं होगा, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ। 2 बार अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने कराया है। तो बाबू इन्होंने तीनों प्रकार के यज्ञ कराए हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। राजसूय, राजसू, राजसूय, सूय, वाजपेयी एंड अश्वमेघ, अश्वमेघ। तो इन्होंने सारे प्रकार के यज्ञ कराए हैं। अगर समझ में आई है बात फटाफट बताइए। ठीक है, चलो। जो भरहूत स्तूप था वो इन्होंने ही बनवाया था, भरहूत स्तूप इन्होंने ही बनवाया था, अशोक ने शुरू करा था। भरहूत स्तूप जो देखने को मिलता है, पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, पूरा शुरू करा था अशोक ने। भरहूत स्तूप के बारे में लिख लेना, भरहूत स्तूप के बारे में लिख लेना। अरे सब कुछ ठीक है वो, टेंशन मत लो। ठीक है, ये डिमोटिवेशन जीवन में आना जाना है, टेंशन मत लो। ठीक है, जैसा मैंने बताया इसने भरहूत स्तूप, भरहूत स्तूप एमपी में है, भरहूत स्तूप एमपी में है।
भरहुत स्तूप, ये बुद्धों का प्रमुख स्थान ही भरहुत कहलाता है बच्चे। भरहुत स्तूप को शुरू किया था अशोक ने। पूर्ण किसने किया है? पूर्ण अपने पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने इसको पूर्ण किया है। ठीक है, चलो। तो बाबू आज की क्लास यहां तक रहेगी, कोई दिक्कत है तो बता दो। आज की क्लास यहां तक रहेगी, इसके बाद हम बात करेंगे, इसकी डेथ हो जाती है, इसका बेटा अग्निमित्र शुंग आएगा। ठीक है, चलो। इसने मिनेंडर को भी हराया था। जी हाँ, जब ये मिनेंडर को हराता है तभी तभी अश्वमेध यज्ञ कराता है। कैसा रहा आज का क्लास? थोड़ा सा तेज रहा, मैंने देखा कि क्लास थोड़ा तेज था, बट बताइए सब कुछ ठीक रहा? करंट अफेयर्स की अगर क्लास आपको करना है, करंट अफेयर का क्लास यदि आपको करना है करंट अफेयर्स का, तो मेरे बच्चे करंट अफेयर्स का क्लास आप कर सकते हैं। जो चैनल है उस पर आज रात 8 बजे एक ताबड़तोड़ करंट अफेयर की क्लास लगी हुई है, जो अल्टीमेट करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स की कैटेगरी का, पीछे 6 महीने का। ठीक है, तो ताबड़तोड़ करंट अफेयर देखने के लिए जरूर आइएगा। बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। थोड़ा सा तेज रहा आज क्लास, कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं आपके लिए, राइट? थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि यार पता है बात क्या है, मैं अगर टिक लगाने आऊंगा तो टिक लगा के निकल जाऊंगा, कम पढ़ाना होगा तो कम पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि टिक लगवाऊं, मैं नहीं चाहता कि मैं कम पढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा पढ़ाऊं कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े संपूर्ण जीवन में। रंगारंग क्लास रही है आज की। ठीक है, चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।